Hello everyone and very good afternoon. Welcome to this revision session. And today in the class we are going to revise capacitor thing. We will be starting with electrostatics of conductor, and after that we will moving on largely to capacitors. So largely in this class we are going to discuss capacitor. So let's start without wasting even a second of our time because we don't have much. Okay, so what we are going to learn today, first we will start the class with electrostatics of conductor, then we will go on to discussion of dielectric, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लार्जली डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कि जब कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक को डालते हैं यानी कि डायलेक्ट्रिक के प्लेट के बीच में जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जब डायलेक्ट्रिक को डालते हैं तो क्या होता है. ठीक है, सो दिस थिंग वी विल डिस्कस नाउ. सॉरी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर मीन्स व्हाट. लाइक जब हम लोग कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टिंग चीज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. वो हम पढ़ेंगे, यानी कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव करता है. तो यहाँ पे देखो मैंने कंडक्टर लिया है, एंड यहाँ जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. तो क्या होगा, कंडक्टर का मतलब इसके पास फ्री चार्जेस हैं, and if anything has a free charge, like see here conductor, it has a free charge. प्लस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, फ्री चार्जेस होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव काइंड ऑफ. ठीक है, सो द मोमेंट, अभी देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे है, इसके सारे फ्री चार्जेस रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे होगी, मींस दे विल बी रैंडम. But when we will apply electric field in this region, or we will drop this conductor in the region having electric field, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स इस डायरेक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन. और इस वजह से हमने पढ़ा था कि चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा और सरफेसेस पे. ठीक है, सो इधर आएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सच दैट ये चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, ई इन. एंड जैसे जैसे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, कंडक्टर के अंदर ई इन है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर को थोड़े टाइम के लिए क्या बोल सकते हैं, ई नॉट माइनस ई इन एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेकिन सिंस इसके पास अच्छे नंबर ऑफ फ्री चार्जेस है, इधर इनफ नेगेटिव चार्ज जाएगा, इधर इनफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, सच दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड. सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल. और जब ये दोनों इक्वल होगा, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो. सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, सबसे पहली चीज. डन है, यानी कि अगर एक कंडक्टर है, और ये सारा चीज होने में बहुत कम टाइम लगता है, लाइक इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी विल अचीव दिस कंडीशन. कंडीशन व्हाट कंडीशन, कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, कंडक्टर के अंदर, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, टाइम कम है यार इसलिए आई स्टार्टेड. ओके, सो कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. डन. सो अगर तुम्हें इस फील्ड में, अगर तुम्हें यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आकर ऐसे एंड करेगा कंडक्टर पे. ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव. तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेयर पे आकर एंड कर रहा है और फिर से पॉजिटिव लेयर से स्टार्ट हो रहा है. सो लाइक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं 2022 में भी, 23 में भी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो. दूसरा चीज ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, इट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. सपोज कर लो कि कंडक्टर कुछ ऐसा है, और अगर ये कंडक्टर है तो इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, हमेशा ही नॉर्मल टू द सरफेस होगा.
ठीक है, इट कांट बी लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। डन। दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, मींस जब तक तुम्हारा चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था उस थोड़े पीरियड के लिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल गेट अटेन्ड टू जीरो। ठीक है, तो जीरो होगा। पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस इज सेम, इसका क्या मतलब है? अब देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था डीवी इक्वल टू ई डॉट डीएल, पढ़ा है ना? सो अगर डीवी जीरो है, अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, सो इफ दिस इज जीरो देन ई dl cos theta, if this is zero then electric field will also become what? Zero. Sorry, मैं ऑपोजिट जा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सॉरी। व्हाट इज गिवन हियर, इनसाइड कंडक्टर हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। सो दिस इज जीरो, राइट? सो इफ दिस इज जीरो देन dv इज जीरो, और dv जीरो कहने का मतलब पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग, पोटेंशियल इज रिमेनिंग कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट। तो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, और वो उतना ही होगा जितना कि उसके सरफेस पे है। ठीक है, सो पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस इज द सेम। Now electric field on the surface is normal to the surface. So electric field का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो कंडक्टर के लिए वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल और बनाएगा, ठीक है, अगर कुछ एंगल और बनाएगा जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा। इन दैट केस चार्ज को मूव करने में वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये तीन चीज याद रखना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू सम 45 सेकेंड just to read the question, or 1 minute. Take your time and let me know what answers you're getting. Yes. Yes. Anyone with the answer? Okay, Ayush, very good. ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था G23 का। ठीक है, और क्वेश्चन जो अभी हमने 3 पॉइंट रखे उसी से एक है। ठीक है, जेएनवी भावनगर। ओके, थैंक यू। सो स्टेटमेंट 1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। यस, कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होगा, सो इक्वल। करेक्ट है ये ट्रू है। एंड स्टेटमेंट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर is perpendicular to the surface of conductor at every point. Just now I said electric field will be normal to the surface, that is perpendicular to the surface. So this is also correct. Both statement 1 and 2 are correct, so option A is correct. Chalo, next question, this came in 2022. So let me know what's your thought. और कभी कभी अगर तुम्हें करेक्ट आंसर नहीं दिख रहा है तो तुम रॉन्ग आंसर्स को भी पहले फिल्टर आउट कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये देखने की कोशिश करो कि कौन बिल्कुल सही नहीं होगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जो भी कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं, वो चलना स्टार्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव फ्री चार्ज है तो वो तुम्हारा जेएनवी भावनगर। एक बार और ध्यान से सोचो, सही से सोचो, मैंने तुम लोगों को बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है ऑपोजिट। आयुष, यस, करेक्ट।
सो अभी अभी तो मैंने डिस्कस किया था, तुम लोग कोई नहीं थे। मेरा डिस्कशन ये था कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं, डन। तो वो फ्री चार्जेस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलो मैं दो चार्ज को लेके चलती हूँ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर रूम टेम्परेचर पे है, वो रैंडमली मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे ही इस रीजन में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे, क्या होगा, ये चार्जेस हैं, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, सो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, डन। और वो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो कुछ ऐसा होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, और इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। अगेन कल की क्लास में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सबसे ज्यादा ड्रॉप करता है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैंने यहाँ पे अगर दो पॉइंट लिए, पॉइंट 1 एंड 2, और अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन होगा, V1 विल बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जाओगे, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, यानी कि घट रहा है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव कर रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ, मतलब फोर्स किधर लगेगा उस पे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, नाउ वी कैन आंसर, मूव इन द स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, मूव सेम डायरेक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, बिल्कुल नहीं। मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखो इलेक्ट्रॉन है, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तो जाएगा, लेकिन क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, नहीं। वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग पढ़े होगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी देते हैं उसको एवरेज वेलोसिटी बुलाते हैं, एंड दैट इज ड्रिफ्ट। इसलिए मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे तो चार्जेस ड्रिफ्ट करेंगे, ये हम वो एवरेज वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक है। सो नॉट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर, दे विल एक्सेलरेट। ओवरऑल वी गिव इट अ नेम ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर, ठीक है। ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, नो, ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर टू हायर। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस लाइन। एंड मूव इन द कर्व पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तीनों ही गलत है, फोर्स को सही होना है। और कर्व पाथ क्यों बोला गया, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, अगर इसकी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस चार्ज की रैंडमली इस डायरेक्शन में थी, और अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में है, उस पर फोर्स इधर लगा है, तो वो इधर भी जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इधर थी, और इधर फोर्स लग रहा है तो वो इधर भी जा रहा है, तो ओवरऑल उसका कर्व पाथ होगा, लेकिन वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, डन। सो ओवरऑल दिस विल बी योर आंसर। नाउ डायलेक्ट्रिक वी आर गोइंग टू रीड, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सो डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक होता है तुम्हारा इंसुलेटर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हम कंडक्टर को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के अंदर जीरो हो गया था। सेम चीज अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा उसके साथ। और डायलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब नो फ्री चार्जेज, और ये इंसुलेटर हमने पढ़ा था दो तरह का, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर नहीं सकती, आई हैव डन इट व्हेन आई वाज टीचिंग, ठीक है। तो आप लोग नोट्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ हाउ इट बिहेव्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सपोज कर लो ये मेरा इंसुलेटर है, ठीक है, दिस इज डायलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे क्या होता है, डायलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्जेस तो है नहीं, डन। इसके पास डाइपोल्स होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने बोला ना कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा, तो अगर वो नॉन पोलर है तो उस डायलेक्ट्रिक के हर एटम के पास या हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डाइपोल है, डन। और हर डाइपोल उस इंसुलेटर का रैंडमली ओरिएंटेड होगा, रैंडमली ओरिएंटेड होगा,
ठीक है, तो चलो मैं नॉन पोलर से तुम लोगों को समझा देती हूँ, एंड दैट विल बी ऑल्सो एप्लीकेबल, ओवरऑल रिजल्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू पोलर। बीच का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा दैट इज ट्रू फॉर बोथ। तो मैं नॉन पोलर लेकर चलती हूँ। अब देखो नॉन पोलर, सॉरी मैं ऑपोजिट जा रही थी। नॉन पोलर का मतलब जिसका पोलैरिटी नहीं होगा, ये पोलर ये होगा, ठीक है। सो मैं पोलर को एक्सप्लेन करती हूँ, दैट विल बी ट्रू फॉर नॉन पोलर ऑल्सो, फाइनल रिजल्ट। सो पोलर मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या, जैसे वाटर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल CO2, जिसके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, सो दिस इज पोलर। अब देखो पोलर डायलेक्ट्रिक अगर है, उसके हर एटम या मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल डाइपोल्स होंगे, एंड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर वो सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा, क्या होगा इसके साथ, that we need to see. So dipoles थे randomly oriented, done, and here we have switched on electric field. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल किधर जाएगा। सो कल के क्लास में मैंने फिर से तुम लोगों को बोला था कि डाइपोल स्टेबल कब होता है, जब कोई भी चीज स्टेबल कब होता है, जब एनर्जी लो होती है। एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। और डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कम कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से ओरिएंटेड होगा और सिस्टम में कोई भी चीज स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है। जैसे इस डायलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स है, रैंडमली ओरिएंटेड है, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर हैविंग एनर्जीज। जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसके पास चांस है स्टेबल होने का, तो वो स्टेबल होना चाहेगा। दैट इज इन जनरल इन फिजिक्स, नेचर का ये लॉ है। तो यहाँ पे जितने भी डाइपोल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये डायलेक्ट्रिक में यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा। ई इंड्यूस्ड विल बी लेस देन ई नॉन। और कंडक्टर के केस में ये दोनों इक्वल था, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। सो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं रहेगा, उससे कम होगा। एंड कितना कम होगा, ये हम लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये किसके बराबर होगा, ई नॉट बाई के, दैट इज योर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटर, ठीक है। इस इंसुलेटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी अगर के है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन आर सेम थिंग है, दे आर सेम, ओके। सो अगर किसी भी इंसुलेटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और अगर वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा गया है, तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट बाई के। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर कॉन्सेप्ट्स। अगर यहाँ से कुछ तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, देन यू रिक्वायर सच थिंग्स, ठीक है। तो सबको क्लियर है, डायलेक्ट्रिक हमने देखा, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के, वेयर ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे कंडक्टर ले लो, हम बात कंडक्टर की करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, कंडक्टर होता है, और कोई भी कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तुम लोगों को मैंने बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ाया था, ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा कंडक्टर है वो कौन से मीडिया में रखा हुआ है, ठीक है, कौन से मीडिया में रखा हुआ है, डन। सो कंडक्टिविटी, सॉरी, कैपेसिटेंस is the capacity of any conductor to store charge. हर कंडक्टर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं स्टोर कर सकता, उसके पास कुछ लिमिट है। एंड लिमिट किस वजह से होता है, वो जिस मीडिया में रखा गया है उस मीडिया की वजह से होता है। आई एक्सप्लेन्ड इट, तुम लोग नोट्स को रेफर कर सकते हो। सो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड किन किन चीज पे करेगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारा ज्योमेट्री पे, और ये डिपेंड किस पे करेगा, मीडिया पे, ठीक है। और इसका जनरल रिलेशन क्या था, अगर कोई भी एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज Q रखा गया है, और अगर उसकी पोटेंशियल V है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस और Q और V के बीच का रिलेशन क्या होगा, Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू CV। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ क्या बुला रहे,
कैपेसिटेंस दिख रहा है कि कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है. क्यू डिपेंड्स ऑन, सॉरी, सी डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड मीडिया, नॉट ऑन चार्ज, नॉट ऑन पोटेंशियल, नथिंग, ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड ऑन द मीडिया इन विच कंडक्टर इज केप्ट. दिस इज व्हाट. अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पढ़ना है. इसका अगर कैपेसिटेंस इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है. सो Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? CV. डन. अब यहाँ पे देखो C का वैल्यू तुम्हें क्या करना है? निकालना है. सो C का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? C इक्वल टू लिख सकते हो Q बाई V, लिख सकते हैं ना. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब एक प्लेट ऐसा होगा हैंड की तरह और दूसरा प्लेट ऐसा होगा. एक के इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के इस साइड में नेगेटिव चार्ज है. दोनों ही प्लेट के इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में कुछ नहीं है. समझ रहे हो? मतलब एक साइड क्यों नहीं है? क्योंकि एक के पास नेगेटिव है, दूसरे के पास पॉजिटिव है. एक का नेगेटिव दूसरे के सारे पॉजिटिव को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. सो अगर मैं प्लेट ए की बात करूं तो प्लेट ए के सिर्फ इसी तरफ चार्ज है प्लस, ठीक है, और प्लेट बी के सिर्फ इसी तरफ चार्ज है नेगेटिव. और अगर सिर्फ एक तरफ चार्ज है तो ये नॉन कंडक्टिंग सीट की तरह बिहेव कर रहा है. दो दिस इज अ कंडक्टर, राइट, ये कंडक्टर है, लेकिन सिंस बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन चार्ज सिर्फ एक तरफ है, ये नॉन कंडक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है. डन. तो अगर मुझे किसी भी इनसाइड पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको इन्फिनाइट सीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. डन. और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? नॉन, सिंस इट इज बिहेविंग लाइक अ नॉन कंडक्टिंग सीट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. And because of this, direction will be like this, and again value will be sigma by 2 epsilon. So net electric field inside is how much? Sigma by epsilon. और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? dV इक्वल टू क्या लिखोगे? ED. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट? D. D is the distance between these two plates. Sigma is what? Charge per unit area on the plate. Q by A. अब आप यहाँ पे C का वैल्यू निकाल लो. Q. V का वैल्यू रख दो. V क्या है? सिग्मा बाई यहाँ पे D रहने दो. सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दो. अब देखो सिग्मा को भी आप ब्रेक कर दो. Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D. अब देखो मैं ये डेरिवेशन क्यों कर रही हूँ? So that just to give you a little idea of how we are getting it. So capacitance in case of parallel plate capacitor is how much? Epsilon naught A by D. This is capacitance. Okay. अब मैंने तुम लोगों के लिए टास्क रखा है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. प्लीज डिराइव कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दैट वी हैव डन इन क्लासेस. सो अगर तुम इन दोनों सिस्टम का निकालोगे ना तो तुम लोगों का एक अच्छा रिवीजन होगा. सो प्लीज गो थ्रू इट एंड डू इट. Now electric field in between plates of capacitor, just now I have dealt with. कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. आउटसाइड का कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड के पॉइंट पे ये आउटसाइड प्लेट ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा. तुम लोग निकाल के देख सकते हो. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी हमने निकाला. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. ठीक है. यस, E इंटू डी. फोर्स बिटवीन प्लेट्स, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा? दैट इज द क्वेश्चन. तो फोर्स कितना लगाएगा? अब देखो ये प्लेट इस पे कितना फोर्स लगाएगा. सो तुम देख लो ये प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. और इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये नेगेटिव प्लेट, इसके पास कितना चार्ज है? Q, नेगेटिव चार्ज. सो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स को क्या लिख सकते हैं? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो Q इनटू sigma by 2 epsilon naught. This will be your force acting between these two plates. अगर तुम ये सोच के कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ने इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ हम निकाल रहे हैं फोर्स acting on another plate because of one plate. So you will consider electric field because of one plate, जिसके फील्ड में दूसरा प्लेट क्या है? इमर्स्ड है. डन. सो ऐसे देखना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन प्लेट तुम्हारा कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज दिस मच. अगेन मैं लॉजिक तुम लोगों को बता रही हूँ कि निकालना कैसे, सो दैट
क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन ना हो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू इट्स डेरिवेशन, बट इट्स सॉरी नेगेटिव 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 नेगेटिव। एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा तुम्हारा, हाफ सी वी स्क्वायर, इसको दूसरे टर्म में क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 जब आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर जब मैं कह रही हूं इसका मतलब क्या, capacitor is not connected to battery, means the capacitor got charged to some potential and after that it got disconnected, ठीक है। तो कैपेसिटर कुछ ऐसा है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग डायलेक्ट्रिक इन बिटवीन। जैसे ही इसके अंदर के स्पेस में डायलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है सपोज, सो क्या होगा, सबसे पहली चीज मैंने तुम लोगों को ये बताया है कि जब भी सिस्टम आइसोलेटेड हो उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि अगर इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है तो फाइनल चार्ज भी क्या होगा, क्यू नॉट आफ्टर पुटिंग डायलेक्ट्रिक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनिशियल ई नॉट है तो ई नॉट बाई के हो जाएगा, क्योंकि स्पेस के बीच में इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के, क्योंकि डायलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाता है, हमने देखा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगेन ये भी वी नॉट बाई के होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट रहा है पोटेंशियल भी घटेगा। नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है, ये हमेशा ही बढ़ेगा, कैपेसिटर आइसोलेटेड हो या ना हो। सो इट विल गेट इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। और कुछ बचा, एनर्जी। सो एनर्जी को तुम लोग ध्यान से देख लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकते हैं ना एनर्जी को, और क्यू तो हमारा कंजर्व रह रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, सी इज getting increased by k times, so energy will get decreased by k times, ठीक है, क्योंकि Q को तो Q नॉट ही रखोगे, C को KC करोगे तो एनर्जी क्या हो, KC नॉट करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 by k Q नॉट स्क्वायर बाई 2c, यानी कि E नॉट बाई k। सो ऐसा कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा प्लेट है, ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं है कैपेसिटर का, बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल भी ले लो। अब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो, कैपेसिटेंस जैसा कि मैंने बोला हर केस में वो के टाइम्स बढ़ेगा। अगर कैपेसिटी बढ़ गया इस कैपेसिटर का और इसको चार्ज सप्लाई करने वाला बैटरी भी प्रेजेंट है, सॉरी मैंने इधर नेगेटिव दे दिया, ये पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है, ये छोटे छोटे मिस्टेक तुम लोग प्लीज देख लेना। डन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कैपेसिटी बढ़ा मतलब वो और चार्ज ले सकता है। अब यहाँ पे चार्ज देने वाला प्रेजेंट है, बैटरी है, तो वो चार्ज उसको देगा, यानी कि चार्ज भी चेंज होगा यहाँ पे के टाइम्स, ठीक है। पोटेंशियल की बात करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये बैटरी है वो ये इंश्योर कर रहा है कि प्लेट के बीच में पोटेंशियल क्या रहेगा, V ही रहेगा, ये इसको मेंटेन करेगा। डन। सो सिंस ये बैटरी से कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्यों रह रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज चल रहा है, चार्ज कुछ गया है इसके पास, एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा है ना, और वो बढ़ा हुआ चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड घटा था वो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, इसलिए V कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एनर्जी के साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एनर्जी के साथ क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, फॉर्मूला कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, V तो कांस्टेंट है, C क्या है तुम्हारा, K टाइम्स बढ़ रहा है, सो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, K टाइम्स यहाँ बढ़ जाएगा, प्रीवियस केस में घटा था। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट दैट यू शुड रिमेम्बर। अब देखो कैपेसिटर को सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल की तरह। सो यहाँ पे 1 by C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, दिस इज C1 C2 C3। सीरीज में कैपेसिटर रहने का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिस इज हाउ सीरीज कॉम्बिनेशन वी मेक।
नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, लाइक दिस, डन। और ये सिंस पैरेलल में है, इसको हम इसका सी इक्विवेलेंट सीरीज की तरह निकालेंगे। रजिस्टर्स की बात कर रही हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए मैंने बता दिया। अब देखो कैपेसिटर्स विथ डायलेक्ट्रिक जब हम लोग करेंगे ना, अगर डायलेक्ट्रिक डाल दिया, जैसे अगर मेरे पास ऐसा प्लेट था, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ पे A है एरिया ऑफ प्लेट, ये है डिस्टेंस D, और एप्सिलॉन नॉट मतलब इसके बीच के स्पेस में क्या रखा हुआ है, वैक्यूम है, ठीक है, डन। अगर हमने पूरे स्पेस में डायलेक्ट्रिक डाल दिया, तब तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दिस इंटू के, यानी कि दिस इंटू एप्सिलॉन आर, के एंड एप्सिलॉन आर आर सेम, सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन A बाई डी, ठीक है। लेकिन अगर पूरे स्पेस में एक सिंगल डायलेक्ट्रिक नहीं डाला गया, कुछ ऐसे डाला गया, तो तुम्हें अब कैपेसिटर को किस तरह से देखना होगा, ये दो चार कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इमेजिनरी प्लेट इमेजिन करो, इनके बीच में क्या है, K1 है, फिर ये एक है और ये एक ये है, इन ये वाला, ठीक है, ये K2 है और ये K3 है, तीन कैपेसिटर दिख रहा है। अब ये तीन कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में कैसे निकालोगे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे देखो, अगर ये इमेजिनरी प्लेट तुम मान रहे हो, ये एक प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल V1 मान लो, तो हर जगह पोटेंशियल V1 होगा, कंडक्टर है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V डैश मान लो, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इस लाइन का क्या होगा, V1 V डैश, एंड इसका पोटेंशियल V2 मान लो, ठीक है। अब देखो K2 और K3 वाले रीजन को ध्यान से देखो, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, इन दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V डैश माइनस V2, इसका भी कितना है, V डैश माइनस V2। सो K2 K3 वाला जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, वो दोनों पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में इससे किसमें होगा, सीरीज में, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V डैश माइनस V2 नहीं है, V1 माइनस V डैश है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको C1 बुलाऊं, इसको C2 बुलाऊं, इसको C3, तो कैसा सीन है, दिस इज योर C1 and this is in series with C2 and C3 in parallel, कुछ ऐसा है ना, डन। तो इस तरह से सॉल्व करोगे। अब इस कैपेसिटर के लिए एरिया ऑफ प्लेट क्या लोगे, हाफ है ना, ये हाफ है, तो केयरफुली लोगे, डन। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट आई गेव यू हियर। अब ये मैंने क्यों लिया है, ये बस एक सिंपल सा रिजल्ट है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में फर्स्ट डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम देखो, थर्ड देखो, तीनों में ही जो डायलेक्ट्रिक मैंने डाला है उसका विथ कुछ भी टी है, ठीक है, यहाँ भी ये विथ टी है, यहाँ भी टी है, ठीक है। सो अगर तुम्हें इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस केस में क्या दिख रहा है, तीन कैपेसिटर दिख रहा है, एक ये खुद और ये एक ये, इस केस में दो दिख रहा है, इस केस में भी दो दिख रहा है, तो क्या वन का कैपेसिटेंस 2 3 से अलग होगा, नहीं होगा, अगर तुम निकालोगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम से तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक सिंगल डायलेक्ट्रिक है, सेम विथ का है, नो मैटर वो कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, वो हमेशा ही एक रिजल्ट के बराबर होगा। और वो रिजल्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन कैपेसिटर लेके तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे दो से काम चल जाएगा, एक है तुम्हारा ये वाला कैपेसिटर और एक है ये वाला, ठीक है। ये C1 ले लो, ये C2 ले लो, C1 C2 किस में होगा, सीरीज में होगा, सो C1 C2 का सीरीज में निकाल लो, C इक्विवेलेंट कुछ आएगा, और वही C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ भी आएगा, सेम आएगा। सो नो मैटर वेयर यू कीप इट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व मत करना, डायरेक्टली यू कैन गो विथ। चलो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ नीट 2021, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर बताओ क्या है, ठीक है। डोंट टेक टाइम, हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वी विल डू दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को जल्दी से करके निकालो। दिस इज हाफ, ओके,
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा? ओके, जेएनबी भावनगर, वेरी गुड। अदर्स प्लीज कम ऑन। क्या आएगा आंसर आयुष? यस, डन। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछा है ना, क्या लिखोगे? हाफ सी वी स्क्वायर, डन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वी दिया नहीं है, सी का वैल्यू रखोगे क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वी को क्या रखोगे? ईडी, ईडी का स्क्वायर। अगर ये करोगे तो कितना आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ए तो बचेगा, एक डी और एक डी कैंसिल होगा, एनर्जी। ठीक है, और ए डी तुम्हारा क्या है? कैपेसिटर का वॉल्यूम हो गया ना, एरिया था ए, डिस्टेंस था ये डी, तो पूरा वॉल्यूम इसका कितना होगा? ए डी। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी कभी कभी पूछता है, वो कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो याद रखो ये सब चीजें। Now this question take 1.5 minute and let me know the answer. Again, it will depend on कि तुम लोग सर्किट को कितना इजीली सॉल्व करते हो, ठीक है? So do this again. This is question of G 2022 or 3, I guess 3 क्योंकि सारे क्वेश्चन 22 23 से हैं, ठीक है? जब भी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे रजिस्टर्स हो, एक डीसी बैटरी हो, कैपेसिटर हो, और टाइम के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, तो वी कैन कंसीडर स्टेडी स्टेट, यानी कि लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम के बाद तुम्हारा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह, ठीक है? टी इक्वल टू 0 पे वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन एट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। तो यहाँ पे भी वो लाइक सर्टेन टाइम तक वो चार्ज हुआ होगा, लॉन्ग टाइम के बाद वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यस, क्या करना है देखो, यहाँ पे इन द सर्किट सोन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज दिस मच, ठीक है? डन। सो टी इक्वल टू 0 पे जब ये सर्किट क्लोज हुआ होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो फुल्ली चार्ज है, यानी कि स्टेडी स्टेट में है। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। सो ये वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा होगा एट दैट टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया। डन। सो इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ भी V मान लो, और इसके क्रॉस अब क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट है, ठीक है? सो इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, सर्किट कैसा दिखेगा? ऐसा। दिस इज इन स्टेडी स्टेट, ओके? सर्किट मींस यहाँ से करंट जो भी आई आया वो ऐसे एंटर किया, ठीक है? यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे I2 गया, ये I1 इधर आ जाएगा और ये I2 इधर आएगा, क्योंकि कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट अब जा नहीं रहा, ठीक है? कैपेसिटर इज इन स्टेडी स्टेट ओपन सर्किट, बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ मैं। I1 अब देखो ये 4 ओम 2 ओम किस में है? सीरीज में है,
3 ओम 9 ओम किसमें है, सीरीज में है. सो दिस इज 6 ओम एंड दिस इज 12 ओम, एंड दिस 12 ओम एंड 6 ओम आर इन व्हाट, पैरेलल. सो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना होगा, 6 into 12 by 18, and this is equal to 4 ohm. So current in the circuit कितना होगा, 12 by 4 ohm, that is 3 ampere. अब देखो 3 ampere करंट यहाँ पे आया, I1 I2 का वैल्यू क्या होगा, इजिली कैसे निकाल सकते हैं, मैंने तुम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया भी है. कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये R1 है और अगर ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे करंट अगर I आ रहा है, दो ब्रांच है पैरेलल में. सो I1 कैसे निकालते हैं हम लोग, I1 को लिखेंगे I इंटू R2 के क्रॉस करंट निकाल रहे हैं, सो ऊपर R1 लिखो डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. दिस वाज द लॉजिक, क्योंकि ये यही आएगा जब तुम KVL लगाओगे और KCL लगाओगे, व्हाटएवर. सो यहाँ पे देखो, मैं I1 निकालूंगी इसी तरह से. I1 को क्या लिखूंगी, I3 इंटू, मैं 6 ओम के क्रॉस करंट निकाल रही हूँ, ऊपर क्या लिखूंगी 12, 6 प्लस 12 क्या लिखूं 18. So this is 6, this is 2, so this is 2 एम्पियर. और अगर इधर 2 एम्पियर गया है, अगर ये 2 एम्पियर है तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल 3 एम्पियर है. सो दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर. इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 8 वोल्ट, है ना, 2 into 4 I into R, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 3. डन. और अगर तुम देखो फिर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अगर इस पॉइंट का वोल्टेज V मान लो और इसका V1 मान लो, इसका V2 मान लो, सो V माइनस V1 किसके बराबर है 3, V माइनस V2 किसके बराबर है 8. इन दोनों को माइनस कर दो, क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा V2 माइनस V1 माइनस 5, यानी कि V1 माइनस V2 5. कहने का मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है. तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर. हाफ को C को क्या लिखोगे, C इज हाउ मच 6 माइक्रो कूलम, दिस इज दिस इनटू 25. So this is this, and this is 75 microjoule. So correct answer of the correct value for N will be how much, 75. Done. So this is how you will solve the circuit. Whenever there in the circuit there is a capacitor, और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तुम कंसीडर करोगे कि तुम्हारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, यानी कि दैट विल बिहेव एज ओपन सर्किट. सिंपल. चलो जल्दी से अब इसका आंसर बताओ, सब लोग वाइजली करोगे, ठीक है. Do this question. क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है. अगेन सेम सीरीज पैरेलल थिंग करना है, कुछ नहीं करना. मैं वैल्यू लिख देती हूँ, तुम लोगों को पढ़ने में आराम है. या फिर मुझे बाद में सॉल्व करने में आराम हो. दिस इज 2, दिस इज 4. यस. एनीवन विथ आंसर? यस, कम ऑन. निकालना क्या है, C4 पे चार्ज कितना होगा. तो तुम पहले देख लो टोटल इस बैटरी से कितने चार्ज निकल रहे होंगे, सर्किट का C इक्विवेलेंट निकाल लो. देखो अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है ना, मैं तुम लोगों को एक तरीका बताती हूँ कैसे सॉल्व करोगे. सी क्लियरली, सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करो कि बैटरी कितना चार्ज रिलीज करेगा, और उसके बाद बैकवर्ड से फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाओ सर्किट की तरफ. इसका क्या मतलब है, ये मैं सॉल्व करूंगी तब समझ में आएगा. अब देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ, ऐसे बैटरी है, ये कैपेसिटर है एक,
ठीक है। और ये C3, C4 और C5 क्या है, सीरीज में है, ये तो सबको दिख रहा होगा। ये तीनों एक ही साथ कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। सो C3, C4, C5 आर इन सीरीज। और अगर सीरीज में है तो ऐड किसकी तरह करेंगे, पैरेलल की तरह। सो 2 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 1। 2 2 को पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1। एंड 1 4 इन पैरेलल कितना होगा, 1 इंटू 4/4 प्लस 1, दैट इज 4/5। ठीक है। सो यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, इसको लिखो ये। और ये जो 3 है, इस 3 की वजह एक कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना आया है, 4/5, दैट इज 0.8 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफैराड। और ये कितना था, 0.2 है। और ये कितना था तुम्हारा, 2 था। अच्छा यहाँ भी कुछ है, एंड दिस इज हाउ मच, 2। अब देखो इस सर्किट को एक बार और सॉल्व करके, मतलब जब तक वो सिंगल लूप सर्किट नहीं आता है ना, तब तक सॉल्व कर लो। उसके बाद देखो अगर सिंगल लूप तक मैं लाऊं तो कुछ ऐसा होगा। अब ये क्या बचेगा, ये 2, और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है तो सीरीज की तरह हो ऐड होंगे। 0.2 प्लस 0.8 1 हो जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ये क्यों बनाया मैंने, दिस इज 2 ना, this is 2, this is 1, and now this is how much, ये भी 2 था। अब देखो 2 2 का सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है ना, पैरेलल की तरह ऐड होंगे। सो 2 2 का एडिशन अगर करोगे पैरेलल की तरह तो 1 आएगा, और 1 1 का कितना आएगा, 1/2। और यहाँ पे कितना है, ये 10 वोल्ट है। डन, यानी कि C इक्विवेलेंट हमारा कितना आया, 1/2। तो Q आएगा, टोटल चार्ज जो तुम बैटरी से जो निकल रहा है वो कितना होगा, C equivalent into voltage, that is 5 microcoulomb. So यहाँ से कितना निकला, 5 microcoulomb। अब देखो मैं बैकवर्ड सर्किट जाने का मतलब ये कह रही थी कि देखो अगर यहाँ तक 5 आया, यहाँ तक 5 आया ना, तो ये 5 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ और यहाँ, कुछ ऐसा। लेकिन इस सर्किट से भी हेल्पफुल मुझे अभी ये सर्किट होगा, कैसे, जैसे देखो ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है, ये डॉटेड वाला, वो यही 1 है ना, यही 1 है ना। और यहाँ पे देखो 5 माइक्रोकूलम आया चार्ज, तो वो इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, तीनों ही सीरीज में है। तीनों पे चार्ज कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम। अगर इस पे भी चार्ज 5 माइक्रोकूलम है तो इस पे वोल्टेज कितना होगा, Q इक्वल टू C भी लिखते हो, चार्ज है 5, C है 1, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। सो इस पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, और ये 1 दो चीज से बना था, 0.2 0.8 से। सो ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज जो 1 पे है वही 0.2 और 0.8 पे होगा। यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, है ना, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, 5 वोल्ट, दोनों पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1, इसके क्रॉस 5 था तो दोनों पे 5 5 ऐसे मैंने किया। अब इसी पे चार्ज पूछा था ना, C4 पे, C4 पे पूछा था। अब तुम बैकवर्ड इधर इस सर्किट में आ जाओ, ठीक है। इसमें आने का क्या मतलब है, इस पूरे पे इस पे चार्ज कितना आया, इस पे चार्ज कितना आया तुम्हारा, सॉरी वोल्टेज कितना आया, 5। अब इस पे चार्ज कितना होगा ये निकाल लो, 0.8 पे। सो 0.8 इंटू 5, और ये कितना हो गया, 4 माइक्रोकूलम। अब फिर से बैक सर्किट में जाओ, 0.8 माइक्रोकूलम किससे बना था, 2 से, 4 से, 2 से, ये तीनों सीरीज में है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन पे जितना चार्ज होगा उतने ही इंडिविजुअल्स पे होंगे। डन, समझ रहे हो। तो C3, C4, C5 combined giving us 0.8 माइक्रोफैराड, और 0.8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे चार्ज है 4, तो इस पे भी चार्ज होगा 4 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम। सो आंसर शुड बी व्हाट, 4। आंसर क्या होगा, 4। तो इस तरह से हम लोग सर्किट में बैक से फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड से बैक जाते हैं। सर्किट को सॉल्व कर लो, 3 डायग्राम, अगर तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में हो तो इट वोंट कंफ्यूज यू, ठीक है। मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि तुम लोग कर नहीं पाए थे इसलिए, ठीक है। आंसर विल बी 4। यस, नाउ दिस इज वन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इससे 2023-22 बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एंड दिस इज अबाउट कि तुम्हारा एक कैपेसिटर चार्ज है और इसको दूसरे चार्ज या अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हैं।
इसको मैंने जब मैं क्लास में कैपेसिटर पढ़ा रही थी तब भी डिस्कस किया। सो बिफोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल टेक यू थ्रू दैट। सो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया रहेगा कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है C1, ठीक है, जिसके जो V1 पोटेंशियल से चार्ज्ड है। ये प्लस ले लो, माइनस माइनस। एक और कैपेसिटर ले लो C2, अगेन वो भी एक सर्टेन पोटेंशियल से चार्ज्ड है V2। उसके बाद हम क्या करें, प्लस, इसको ऐसे प्लस, एक के प्लस प्लेट को दूसरे के प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं, एक के माइनस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं। तब हमसे ये पूछा जाता था कि इस कनेक्शन के बाद क्या होगा, किस सेंस में, कनेक्शन के बाद दोनों ही प्लेट पे पोटेंशियल्स क्या होंगे, कनेक्शन जब बनेगा तो क्या कुछ एनर्जी का लॉस होगा, यही दो चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो, जब कनेक्शन बनेगा तो क्या होगा, अगर तुम्हारा V1 ग्रेटर देन V2 है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि इधर से चार्ज फ्लो करेगा इसकी तरफ, ऐसे कुछ चार्ज का फ्लो होगा। डन। और ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सो कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो कैपेसिटर को आप ऐड किए हो, दोनों का पोटेंशियल फाइनली क्या होगा, सेम, यानी कि दोनों फाइनली किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फाइनली क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो दोनों के ही अक्रॉस फाइनली पोटेंशियल क्या लिखोगे तुम लिखोगे दोनों के अक्रॉस फाइनली पोटेंशियल है V। अब इस V का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज द ट्रिक हियर। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले जो हमारा प्लेट था, पहला प्लेट जो था उस पे चार्ज कितना था, C1 V1। दूसरे प्लेट पे चार्ज कितना था, C2 V2। जब हमने कनेक्शन किया तो हम इसको कोई एक्सटर्नल बैटरी से तो कनेक्ट नहीं कर रहे, आपस में ही कनेक्ट कर रहे। तो जब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके आपस के चार्जेस तो कंजर्व रहेंगे, यानी कि फाइनली चार्ज कितना होगा वन पे, Q1 फाइनल कितना होगा, C1 भी, और Q2 फाइनल कितना होगा, C2 भी। दोनों पे चार्ज चेंज हुआ है लेकिन ओवरऑल सम ऑफ चार्जेस ऑन बोथ दीज कैपेसिटर्स विल बी व्हाट, इक्वल, ठीक है। यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 विल बी इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ से V का वैल्यू मिल जाएगा एंड दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट V। एनर्जी लॉस, सो इनिशियल एनर्जी तुम पहले पे निकाल लो, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे पे हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी दोनों पे निकालो, लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। सो वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। आई वुड लव यू पीपल टू डू दिस क्वेश्चन। अगर पोटेंशियल तक भी पहुंचते हो तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। और इस पोर्शन से बहुत क्वेश्चन है, आगे के 2-3 क्वेश्चन मैंने इसी पोर्शन से ऐड किया है, क्योंकि सर्किट से क्वेश्चन आएगा या फिर तुम्हारा डायलेक्ट्रिक से आ सकता है सीरीज पैरेलल, या फिर तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन से आ सकता है, यही 3 चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो दूसरा कैपेसिटर है वो अनचार्ज है तो क्वेश्चन और इजी हो गया, है ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन, सॉरी। एनीवन?
किसी का आंसर आया? देखो बहुत ही इजी है ना, मैंने बोला ना फाइनली क्या होगा, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। सो फाइनली V का वैल्यू सबसे पहले लिख लो। V का वैल्यू मैंने क्या बोला, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। सो V2 तो जीरो है, सेकेंड कैपेसिटर अनचार्ज है इनिशियली। C1 कितना है तुम्हारा, C1 को C ले लो क्योंकि C1 C2 इक्वल है यहाँ पे। C V1 कितना है तुम्हारा 200 वोल्ट, C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा 2C। सो फाइनली वोल्टेज कितना है 100, फाइनली वोल्टेज 100 है ना। इनिशियल एनर्जी निकाल लो, हाफ C कितना था तुम्हारा 600 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैराड है, हाफ C V स्क्वायर 10⁻⁴, ठीक है, 4 2 6। सो ये हो गया तुम्हारा हाफ C V का स्क्वायर, V 200 का स्क्वायर ना, सो यहाँ पे 4 का टर्म आएगा। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो कितना होगा 12 माइक्रोजूल इनिशियल एनर्जी, ठीक है। और फाइनली एनर्जी क्या होगा, दोनों ही कैपेसिटर का वोल्टेज सेम है, डन। सो हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर, C भी सेम है दोनों का, सो CV स्क्वायर। C का वैल्यू लिख डालो ना 12 इन सॉरी 6 इंटू 10⁻⁻12, V कितना है 100, 10⁻⁴, एंड 600 था ना, सो यहाँ पे 100 लिखो। अगेन दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोजूल। सो फाइनल एनर्जी 6 माइक्रोजूल, इनिशियली इज 12 माइक्रोजूल, लॉस ऑफ एनर्जी इज हाउ मच 6 माइक्रोजूल। सो हियर आंसर विल बी 6, ठीक है। So next class में I will take you through 2 more questions from this portion. Then only capacitor will be over, and after that we will start with इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो तुम लोग प्लीज क्वेश्चंस ज्यादा करो हर टॉपिक से, पहले तो 11th 12th के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा करो, ठीक है। उसके बाद we will do all those portions, okay. So till then everyone stay safe, stay healthy, keep enjoying. हाँ, enjoy करना भी बहुत जरूरी है, don't take tension or burden, just do work, okay. Okay Ayush, bye bye, take care, and happy Christmas everyone। और ये क्या बोलते हैं, हॉलीडे को प्लीज तुम लोग ना अपना वर्क की तरह लेना कि हॉलीडे है, स्कूल में कम काम है तो चलो हम पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। सो प्लीज पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ओके। बाय बाय, टेक केयर। यस आयुष, डू क्वेश्चंस प्लीज। चलो सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, हाँ, बाय।